मायोपिया एक्सट्रीम लेवल से डेवलप हो रहा है, तो आप मतलब ये बोल सकते हैं कि एक एपिडेमिक की तरह से जा रहा है। आ रहा है और लगभग 50% किड्स को कैटर कर लेगी और मोस्टली बच्चे विद स्पेक्स आपको नजर आएंगे। मायोपिया रिवर्सेबल नहीं है। 4 तरह की ट्रीटमेंट लाइन है, बट मैं बताऊंगा चारों के बारे में। तो आप सिर्फ बाहर खुले में छोड़ दो, सब कुछ हो जाएगा। मायोपिया हो गया तो चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखने के लिए, या कोई हम काम कर रहे हैं, हम बच्चों को नॉर्मली फोन पकड़ा देते हैं। 80% पॉपुलेशन ऑफ किड्स मायोपिया के इफेक्ट में आ चुकी है। और कितने पॉपुलेशन तो अभी अच्छे से चश्मा भी नहीं लगा रही, अच्छे से आई टेस्ट भी नहीं करवा पा रही। कुछ मदर्स को तो मैंने रोते हुए देखा है, मेरे बच्चे को चश्मा लग गया। अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ पावर, हमारा पर्दा जिस पे इमेज बनती है वो थोड़ा सा भी अगर डिटैच होता है तो आप समझो वहां से आप देख नहीं पाते। आज हमने अपने पॉडकास्ट स्टूडियो में इनवाइट किया है शैलेश छाबड़ा जी को, जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं और पिछले 23 ईयर्स से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही ये नेत्र नीति कैंपेन भी चलाते हैं, जो रूट लेवल पर स्कूल में जाकर बच्चों की मायोपिया की प्रॉब्लम को केटर कर रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी और एजुकेशन दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। तो शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन कोश पॉडकास्ट में। नमस्कार संगीता जी। पिछले 23 साल से, जैसे आपने बताया कि मैं आफ्टर डिप्लोमा ऑफ ऑप्टोमेट्री मैंने ये शुरू किया। हम सेकंड जनरेशन है। पिताजी ने पहले ये काम शुरू किया था एज एन ऑप्टिशियन, और उसको क्वालिफाइड तरीके से आगे पेश करने के लिए, अच्छी सर्विसेज देने के लिए साथ में मैंने ज्वाइन किया विद द क्वालिफाइड डिप्लोमा। और पिछले 23 साल से रिफ्रैक्शन, कॉन्टैक्ट लेंस, इन चीज़ों में मैं काम ही कर रहा हूँ। और स्पेक्टिकल डिस्पेंसिंग का हमारा है ही ऑप्टिकल स्टोर है पहले। और कुछ समय से, बेसिकली कोविड के बाद से जब से ये बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ और बच्चे डिजिटलाइजेशन पे, गैजेट्स पे शिफ्ट हो गए, सभी आपका फोन पे, आईपैड पे शिफ्ट हो गई। उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि मायोपिया एक्सट्रीम लेवल से डेवलप हो रहा है और बहुत से बच्चे कुछ जल्दी ही समझो या टाइम से पहले सबको विजन प्रॉब्लम आ रही है और सबको स्पेक्स की जरूरत पड़ रही है। और मोस्टली हमने देखा है कि वो सब मायोपिक कंडीशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। और भी चीजें होती हैं इसमें, बट ज्यादा परसेंटेज ये है। 2-3 साल से ये स्टडीज मैं खुद कर रहा हूँ। इसके ऊपर स्टडी तो पिछले 7-8 साल से चल रही है, बट 3-4 साल से मैंने इसको जब ज्यादा अच्छे से फोकस किया तो समझ में आया कि ये चीज़ किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। लगभग 20 साल, 15 साल, 25 साल तक किस परसेंटेज के साथ ये बढ़ के, और लगभग 50% किड्स को, जो हमारा देश का या दुनिया का फ्यूचर है, उसको कैटर कर लेगी। और मोस्टली बच्चे विद द स्पेक्स आपको नजर आएंगे। अभी भी आप देखते होंगे बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आए, बहुत कॉमन हो गया इसके टाइम में। आगे ये लगभग, अभी तो हम समझिए कि आप 17 से 20% के रेशो पर है। अच्छा, तो ये 50 तक जा सकता है। 2050 तक एक आइडिया है, जो प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि 50% ये कवर हो जाएगा। तो आप मतलब ये बोल सकते हैं कि एक एपिडेमिक की तरह से आ रहा है। और अगर हम अभी केयर शुरू करें तो काफी हद तक लगने से बचाना। जिनको स्पेक्स लग गया है, जिनको मायोपिया हो गया है, उनको आगे ज्यादा ना बढ़ने दें, उसकी प्रोग्रेशन को कंट्रोल करें। जो बच्चों की प्रोग्रेशन एज होती है टिल 17-18 तक, उनको स्लो करने का, पावर की ग्रोथ को स्लो करने के ऑप्शंस आ गए हैं। उस पर फोकस करें। अगर पेरेंट्स, टीचर्स ध्यान दें इस चीज को, तो हम इस प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे बच्चों का फ्यूचर कम से कम खराब नहीं हो। बच्चों के ड्रीम्स होते हैं, और वो आईसाइट की वजह से अगर वो किसी तरह से पीछे रह जाते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ ही जीते हैं। ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि आईज जो है वीक हो तो कोई पेरेंट भी नहीं चाहेगा। उस चीज को होने के बाद, और नहीं हुई है, उनको भी हम मैनेज करने पे ध्यान देते हैं, ताकि बच्चों की आईसाइट को कंट्रोल करके हम अपने देश के फ्यूचर को मैनेज कर पाए और एक अच्छा भविष्य बच्चों को और अपने देश को दें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा विजन है। ऑब्वियसली यही चाहेंगे हम। तो शुरुआत करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि जैसे कॉमन लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं है कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का क्या रोल होता है,
और एक जो आई डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं उनका क्या रोल होता है, कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे इनका जो वर्किंग वो दोनों एक्चुअली अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। और ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बेसिकली आई सर्जन डॉक्टर्स, हाईली क्वालिफाइड एक रैंक कह सकते हैं हम आई डॉक्टर्स, आई केयर के पेशे में। हाँ, आई डॉक्टर्स, उनका बेसिकली फिजिकली डैमेज है आई के साथ, सर्जरी करना है, कुछ चीज़ें ऐसी विद द एज डेवलप होती हैं, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जैसे कैटरेक्ट है, रेटिना की प्रॉब्लम्स होती हैं, ग्लूकोमा होता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, इंजरी होती है। तो सर बेसिकली डॉक्टर्स को हम आई सर्जन भी कहते हैं। उनका बहुत लंबी जर्नी होती है, बहुत हाई क्वालिफिकेशन होती है और वो टॉप लेवल ऑफ दैट आई केयर ही माना जाता है कि वो सब कुछ संभाल और मैनेज कर सकते हैं। और आँख का संपूर्ण केयर एक डॉक्टर के हाथों में ही जाता है। और ऑप्टोमेट्रिस्ट एक एक्चुअली डॉक्टर का छोटा सा रूप है जो उनकी सपोर्ट के लिए, बेसिकली ऑप्टम्स डॉक्टर्स की सपोर्ट के लिए एक अलग सी क्वालिफिकेशन बनी है जिसका काम रिफ्रैक्शन करना, जिसे आँख चेक करना बोलते हैं, नंबर चेक करना, अच्छा, या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज, बेसिक चीज़ें जो होती हैं उनको एक मैनेज करके जो वहीं पे ख़त्म हो जाती हैं उनको वहीं पे डील करके सेटल कर देना। और उसके बाद जो डॉक्टर के पर्पस के चीज़ें हैं, डॉक्टर ने उनको सोल्व करना है तो डॉक्टर को हैंड ओवर कर देना ताकि उसे डॉक्टर प्रॉपर तरीके से मैनेज करके किसी भी की आंख में होने वाले नुकसान को बचा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट लेवल पर आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, एक स्टार्टिंग स्टेज पे ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है, और उसके बाद जो है अगर प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व नहीं हो रही है तो वो फिर वो डॉक्टर्स के पास, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि बहुत सी चीजें एक फर्स्ट लेवल पर ही कई बार जो है सॉर्ट आउट हो जाती है। जो रेगुलर चेकअप्स होते हैं, आई चेकअप होते हैं, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट करते हैं। और बाकी चीजें फिर डॉक्टर्स के पास रेफर कर दी जाती हैं फिर। ओके, ठीक है। सो अब आते हैं मायोपिया पर कि मायोपिया तो एक टेक्निकल जो चीज़ होती है उसको अगर हम इजी लैंग्वेज में समझना चाहे तो जैसे मायोपिया मतलब दूर की नज़र हमारी कमज़ोर हो गई है। हाँ, तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है, मेरी आई में क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब कि दूर की नज़र मेरी कमज़ोर हो रही है। बेसिकली मायोपिया रहता है, इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं जी। लाइट रे जो इन्फिनिटी से हमारी आंख में आ रही है वो रेटिना के आगे फोकस होती है। कितनी आगे डिपेंड ऑन द वीकनेस। रेटिना के आगे रेटिना पर पड़नी चाहिए, रेटिना पे पड़नी चाहिए जिससे हमें साफ दिखे। रेटिना के आगे फोकस होती है जिससे किसी को भी दूर का कुछ देखने में धुंधलापन लगता है, साफ नहीं देख पाता। शॉर्ट साइटेडनेस इसलिए कहते हैं, इसमें कोई भी पास का देख पाता है अच्छे से पर वो दूर का नहीं देख पाता। लाइफस्टाइल की वजह से क्रिएट होता है या जेनेटिकल है क्या? बेसिकली इसमें हर चीज मैटर करती है। जो एक्चुअल चीज है आई नॉर्मल स्टैंडर्ड से बड़ी है। अच्छा, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था कि आई का शेप चेंज हो जाता है, कुछ शेप चेंज नहीं कहेंगे, फुटबॉल मैंने पढ़ा था, फुटबॉल शेप, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल बोलते हैं कि आंख नॉर्मल से बड़ी है। आंख अगर नॉर्मल से बड़ी है, जो लाइट रे जाने की पावर है हमारा कॉर्निया और लेंस से क्रॉस होते हुए आंख में जो लेंस लाइट जा रही है वो लाइट रेटिना पे फोकस नहीं हुई, वो आंख बड़ी होने के कारण भी हो जाता है। अच्छा, आई का शेप चेंज होना भी एक रीजन होता है। स्टैंडर्ड साइज से आंख अगर बड़ी है तो वो भी इसका एक सबसे बड़ा रीजन है। अच्छा, तो वो जेनेटिकल होता है? वो जेनेटिकल भी हो सकता है और वो आपका आजकल का जो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि आंख बड़ी हो गई, उसमें हम थोड़ा सा ज्यादा कहेंगे कि ओवर फोकस नजदीक होने की वजह से हमारे आंख के अंदर एक लेंस होता है जो फ्लेक्सिबली फोकस करने के लिए हेल्प करता है दूर से नज़दीक में, वो ओवर प्रेशर कह लो लेमन लैंग्वेज में, वो आपके रेटिना से आगे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे उसको, अपनी ज़्यादा पावर का यूज़ करता है क्योंकि हम ज़्यादा नज़दीक का फोकस कर रहे हैं। वो लाइट रे को रेटिना के आगे फोकस लाने में काम करता है उस चीज़ का, जिस वजह से जब हम एक हैबिट हो जाती है, बच्चे सिर्फ फोकस ही नज़दीक पे कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, दूर पे अपना अकोमोडेशन बोलते हैं बेसिकली इसको, अकोमोडेशन ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और उसके साथ साथ आंख और बड़ी होगी विद द ग्रोथ ऑफ एज। हम बड़े होते हैं, शरीर का साइज बड़ा होता है तो आंख का भी बड़ा होता है।
बड़ी होगी तो वो पावर और बढ़ता जाता है, और जब वो इतना ज़्यादा हो जाए कि काफ़ी केसेस में तो वो पूरा विजन डैमेज करने का भी कारण बनता है। अच्छा, थोड़े दिन पहले हमने एक पॉडकास्ट में एक आई डॉक्टर से बात की थी, तो उनका ये कहना था कि हम लोग अपनी आंखों का ओवर यूज कर रहे हैं, तो उस वजह से भी मायोपिया डेवलप जो मैंने आपको बोला अभी अकोमोडेशन वाली बात, हाँ। ओवर यूज यही है कि हम एक बुक को, कुछ बच्चों को रीडिंग का शौक होता है जो गैजेट्स पे नहीं है, जिनको गैजेट्स का शौक हो गया, फोन पे या आईपैड पे फोकस्ड हैं और वो नजर अपनी हटा ही नहीं रहे हैं, कंटिन्यू पता ही नहीं कितनी देर वो एक पॉइंट पे फोकस हैं, वहां पे ये ओवर प्रेशर लेंस जो बनाता है, एक जगह पे स्टक है इतनी देर से, लाइट रे कोई की पॉइंट पे फोकस कर रहा है, जिस वजह से बच्चों का अकोमोडेशन फिक्स हो जाता है और मायोपिया में कन्वर्ट होके डेवलप होता है। अकोमोडेशन मतलब अगर हम इजी लैंग्वेज में, अकोमोडेशन बेसिक स्ट्रेन पड़ रहा है, उस पे स्ट्रेन हमारी आंख के अंदर एक लेंस होता है जो नजदीक की चीज को फोकस करने के लिए ओवर पावर लगाता है ताकि हम पढ़ पाए। जब हम दूर देखते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है, उसमें एक्चुअली 3 डायप्टर्स के पावर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है अप्रॉक्स। तो जब हम पास देखते हैं तो अपनी पूरी पावर लगाता है वो पूरी पावर ओवर प्रेशर होती है। नजदीक का देखने के लिए वो कुछ समय के लिए होनी चाहिए, नॉर्मली तो देखा और फिर हम जनरल विजन पे आ जाते हैं। जब वो कांस्टेंट एक फोकस के ऊपर रुका हुआ है और बच्चा बुक पे फोकस्ड है, फोन पे फोकस्ड है, अपने फोकस को ब्रेक कर ही नहीं रहा है, वो स्टक होने की वजह से, ओवर प्रेशर होने की वजह से भी ये कारण बनते हैं। ये हो सकता है। जी हाँ। ओके, सो अगर पेरेंट्स की बात करें तो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या वो गलतियां कर रहे हैं, तो ऐसे क्या साइंस हैं जिनको पेरेंट्स अर्ली डिटेक्ट कर सकें कि कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है बच्चे के आंखों के साथ और डायग्नोस कराने के लिए ले जा सकें? बेसिकली जब बच्चा, आप जनरली हम बात करें तो हमारे साथ अगर घूमने जा रहे हैं, चाहे वो रोड पे है चाहे वो मॉल में है, सामने के कुछ भी साइन बोर्ड्स हैं उनको नहीं देख पा रहा, ओके, आप साथ में कोई है उसको दिख रहा है और बच्चे को नहीं दिख रहा, यहाँ से ब्लैक बोर्ड पे समटाइम टीचर्स कंप्लेंट करती हैं कि बच्चा दूर पीछे बैठता है तो ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता उसको, उन्हें आगे बिठाना पड़ता है। और टीवी, घर में जनरली जब टीवी देख रहे हैं, टीवी के नजदीक जाके बैठ रहा है बच्चा, बुक्स को पढ़ रहा है या फोन यूज कर रहा है, बिल्कुल आंख के नजदीक लाके देख रहा है उसको। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसे अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि कुछ इशू है, और वो इशू है तो हमें फ्रीक्वेंटली आई चेकअप के लिए जाना चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया कि जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं कि भाई दूर से नहीं दिख रहा है तो वो पास जाके बैठ रहा है, या स्कूल में जो है गलत लिख के आ रहा है या बोर्ड उसको नहीं दिख रहा है। अगर हम थोड़े से और छोटे बच्चों के, मतलब किस एज से स्टार्ट होता है, या छोटे बच्चों में भी होता है? अगर छोटे बच्चों में हो तो फिर कैसे करें? छोटे बच्चे नहीं बता पाते, बट जब या फिर उनकी एक्टिविटीज हम नहीं इतना मेजर देखने के लिए, जब भी कोई बच्चा या बड़ा कोई भी जब उसको तकलीफ हो रही होती है तो अपनी आईज को स्क्वीज करता है, कुछ भी फोकस करने के लिए स्क्वीजिंग आ जाती है, आंखों पे प्रेशर डाला जाता है, देखने की कोशिश करता है। उसके अलावा बच्चों का फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग बढ़ जाता है। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जिन्हें हम अगर ध्यान दें, हम उसको रेगुलर आई चेकअप के लिए जा सकते हैं। और वैसे भी ये सजेस्टेड है कि बच्चों की आईज, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, आपको 6 महीने में रेगुलर वैसे भी चेक कराना चाहिए। 6 महीने में एक रेगुलर चेकअप? जी। और क्या क्या रीजन आपको लगता है? एक तो हमको सभी वेल नोन है कि डिजिटलाइज हो गई हैं चीजें, मोबाइल हो गया है, और इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि अब जैसे कोविड आया तो सब लोग 100% स्कूल जो है सारे वो डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस हो गई थी। आप कितना उस चीज को दूर करेंगे ना, उससे बच्चे को कितना बचाएंगे? तो डिजिटली तो रहना ही पड़ेगा। तो और क्या क्या गलतियां हैं बिसाइड ये ऑनलाइन चीज, सॉरी ये गैजेट्स वाली चीजों के, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है इतनी ज्यादा बढ़ रही है? बेसिकली इसमें भी मैं थोड़ी सी करेक्शन चाहूँगा। ये लाइफस्टाइल है जो चेंज हो रहा है, इस पे भी हम सुधार कर सकते हैं
क्या क्या सुधार हैं हम अभी डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। इससे भी हम बचा सकते हैं विद डिजिटलाइजेशन अगर वो रहता तो है, फिर वो बचाने वाली बात होगी। उसको पहले अपन रीजन, उसके अलावा के जो रीजंस हैं, आजकल आप देखेंगे तो बच्चों का बाहर जाना बहुत कम हो गया है। बाहर नहीं खेलते, आउटडोर प्ले ऑलमोस्ट कुछ रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कुछ सिक्योरिटी रीजंस, कुछ वेदर, कुछ पोल्यूशन और कुछ चीज़ें ऐसी बदल गई हैं कि बाहर खेलने जाने नहीं देते। बाहर खेलने जाना बेसिकली सनलाइट ये गर्मी वाली मैं नहीं कहूँगा, बट नेचुरल सुबह और शाम की जो नेचुरल लाइट होती है, जो खेलने का समय भी होता है, वो लाइट का लक्सेस ल्यूमिनेंस इतने ज़्यादा होते हैं कि हमारे आईज को बहुत रिलैक्स करने में काम करते हैं। हमें बाहर जाने पे इन्फिनिटी फोकस मिलता है। इन्फिनिटी फोकस ये होता है जब हम प्ले ग्राउंड में हैं तो हम दूर आसमान तक देख पाते हैं। वही वो वापस से जो मैं अकोमोडेशन की बात कर रहा था उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। वहां पे बिल्कुल आईज रिलैक्स हो गई है। बच्चे को पूरी लाइट मिल रही है, बच्चे को पूरा मैक्सिमम दूर का फोकस मिल रहा है। अगर मैक्सिमम दूर का फोकस मिलेगा, नॉर्मली देखना भी एक एक्सरसाइज है जो आंखों को रिलैक्स कर रहा है। दूर की चीजों को देख के वो बच्चों को खुशी मिलना, उनका एटमॉस्फेयर के साथ मिलना इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। मेन एक रीज़न ये भी है कि अब जो बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, आउटडोर टाइमिंग कम हो गई हैं, वो भी एक कारण है जो अभी मायोपिया की रेशो को डेवलप कर रहा है। जो इंटरनली खुशी मिलती है सनलाइट से, जो हमें नेचुरल इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, वो हमारे बॉडी ग्रोथ का पार्ट है। वहाँ पे हम नेचुरली ग्रोथ करते हैं, आर्टिफिशियल ग्रोथ नहीं करते। जब हम नेचुरल ग्रोथ कर रहे हैं, जो भी एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, abnormalities हैं इन ग्रोथ ऑफ एनी स्ट्रक्चर, जैसे बाइबॉल की बात कर रहे हैं, आँख बड़ी होती है तो फोकस में प्रॉब्लम आती है, तो नेचुरल लाइट में वो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन हमें हैप्पीनेस देता है, हमें रिलैक्स रखता है, वो हमारी नेचुरल ग्रोथ का सपोर्ट बनता है। और नेचुरल ग्रोथ से हम किसी भी आने वाले डिसऑर्डर को, प्रॉब्लम्स को इजीली हैंडल कर पाते हैं। पूरी बॉडी के ग्रोथ के साथ साथ वो हमारी आईज की ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, बहुत जरूरी चीज है जी। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइफस्टाइल हमारा इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि उसने जेनेटिक्स को भी ओवर पावर कर दिया। कि जो प्रॉब्लम जो पहले जेनेटिकल होती थी, हेरिडेटरी हो रही थी, वो अब ज़रूरी नहीं है, वो लाइफस्टाइल से भी डेवलप हो सकती है। लाइफस्टाइल से हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। स्पेशली मैं अपने टॉपिक की बात करूँगा, मायोपिया की। अगर हम लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ों का ध्यान दें तो जिन बच्चों को अभी स्पेक्स नहीं भी लगे हैं, हम उनको भी डिले कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी लगे, डिले तो कर ही सकते हैं। वो इतना डिले कि बच्चे की आई पे उतना डैमेज नहीं हो इन फ्यूचर, जब वो बड़ा हो, कुछ भी अपने फ्यूचर ड्रीम्स देखे, कि उसके फ्यूचर में ये प्रॉब्लम ना आए, रास्ते में ना आड़े और चश्मा लगने से बचे। और जिनको लग गया है उनका एक नेचुरल सेगमेंट है ग्रोथ होने का, कि एक साल में एवरेज 0.5 0.75 विद द ग्रोथ, जो बच्चे की ग्रोथ है उसके हिसाब से बढ़ना होता है। आई बॉल बढ़ेगी फिजिकल ग्रोथ के साथ। हम उसके ऊपर भी इस तरह से चीज़ों को काम कर सकते हैं कि वो स्लो हो जाएं। रोक नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, बट उनको स्लो कर सकते हैं। लगभग आप ये मान के चलिए कि 60 से 70% के रेशो हैं जो हम उस पावर ग्रोथ को स्लो कर देते हैं। ओके, कुछ एज ब्रैकेट भी होता है इसका, कि मान लो जिन्होंने पहले अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो वो तो ठीक है, चलो चांसेस ज़्यादा आ जाते हैं। कोई एक पर्टिकुलर एज भी है कि यहाँ तक जो है अगर कर लेते हैं आप डायग्नोस तो चांसेस हैं कि अच्छे से हो जाएगा, इसके बाद जो है चांसेस कम हो जाते हैं इस एज के बाद? बेसिकली जो मेन इंटरवेंशन विंडो है बच्चों की, जहाँ पे इसके चांसेस हैं ग्रो होने के, वो होती है 6 to लेके 17-18 तक की, जहाँ पे बच्चे की फिजिकल ग्रोथ होती है। इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 6 to 12 बच्चे का 6 साल की जो उम्र है, वहां से लेके 12 साल तक की जो बच्चे की उम्र होती है, यहाँ पे बच्चा बहुत स्पीड में ग्रो करता है। उसकी हाइट भी बढ़ती है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स भी बढ़ते हैं, वैसे वैसे आई बॉल भी बढ़ती है। और 12 से लेके 18 तक ग्रो होता है, बट एक मैच्योर एंडुलेंस जो एक एडल्ट और टीनेजर वाली
एडल्ट में एंट्री करना है और टीनेजर में वो चल रहा है, वो ग्रोथ एज कंपेयर थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो जो आपका 6 साल से लेके 12 साल की उम्र है, इसके अंदर तो हमें बहुत हाईली फोकस्ड होना होता है कि हर तरह के, कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद जो लगा दें हम बच्चों के ऊपर, ताकि हम इस पावर प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर पाए। 12 से 18 तक भी अगर हम अच्छे से फोकस करें तो जो उसके बाद होने वाले नुकसान है, चाहे वो कम है, उनको हम इतना कम और कर सकते हैं कि सम टाइम तो 100% पे भी आ जाते हैं। क्या मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि मायोपिया रिवर्स्ड भी हो सकता है या सिर्फ मैनेज ही कर सकते हैं? नहीं, मायोपिया रिवर्सेबल नहीं है। अच्छा। वापस कम होना पावर का सिर्फ कभी कभी एक्सेप्शनली सुना है, प्रैक्टिकली साइंटिफिकली ऐसा कहीं नहीं है कि ये खत्म हो सकता है या कम हो सकता है। आगे जो बढ़ना है उसकी स्पीड को हम स्लो कर सकते हैं विद सम मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, विद सम टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स। कुछ इसमें ट्रीटमेंट लाइंस आ गई हैं अब विद स्टडीज ग्लोबल, हर जगह पे इसके ऊपर काम स्टडीज चल रही हैं और वो रिजल्ट भी दे रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए कि अगर मतलब हमें मैनेज करना है, किसी बच्चे को है मायोपिया और वो डिटेक्ट हो गया है, सो उसके बाद फिर क्या सजेस्ट करते हैं आप? मायोपिया किस तरह से ट्रीटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रॉपर अलाइनमेंट करना होता है कि हम बच्चे की आईज को चेक करवाएं। हर 6 महीने में बच्चे की आंख हर 6 महीने में चेक होनी चाहिए। और जब पता लग गया है कि स्पेक्स लग गया, मायोपिया हो गया है, उसके बाद 4 तरह की ट्रीटमेंट लाइन है। बेसिकली हम ऑप्टिकल से हैं तो हम एक पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट मैं बताऊंगा चारों के बारे में ताकि पता लगे, अवेयरनेस हो। एक इसमें स्पेशली स्पेक्टिकल लेंसेज आते हैं इस तरह के, जो डीफोकसिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। इसके अंदर हम लेंस का सेंटर जो रहता है वो बिल्कुल रेटिना पे लाइट को फोकस कराता है, जिससे बच्चे को सब साफ दिखे। जो उसका पावर वीक हुआ है बिल्कुल उस पे बेस्ड होता है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। उसके पेरिफ्री में कुछ डॉट्स, कुछ रिंग्स, हर कंपनी के अलग अलग तरह के डिजाइन्स हैं। कोई हनीकॉम्ब बनाता है, कोई एस्फेरिक लेंसलेट्स देता है, किसी में रिंग्स के साथ अलग अलग छोटे छोटे लेंसेज हैं। मेन काम सबका यही है कि पेरिफ्री ऑफ रेटिना पे, पेरिफ्री मतलब साइड का, जो रेटिना का जो साइड का हिस्सा है, उसके ऊपर एक आर्टिफिशियल इमेज बनाई जाए जो बच्चे के रेटिना से आगे फोकस हो। कुछ के साथ आइडिया कहूंगा मैं आपको, आगे फोकस होती है। जो बच्चा जब वो स्पेक्स लगाता है सेंटर से उसको साफ दिखेगा, पेरिफ्री में लाइट एक रेटिना के आगे फोकस हो रही है, जिसको देखने के लिए बच्चा प्रेशर लगाएगा क्योंकि एक इमेज तो उसकी आंख में आ ही रही है। वो ब्रेन को सिग्नल जाते हैं कि इस इमेज को देखना है। उस इमेज को देखने के लिए जो बच्चा, इट्स लाइक अ थेरेपी की तरह काम करता है। जो फोर्स लगा रहा है वो रेटिना और आंख आगे तो आ नहीं सकती क्योंकि उसका एक स्ट्रक्चर सेट हो चुका है, बट जो वो फोर्स लग रहा है आगे वाली इमेज को देखने के लिए, वो अगेंस्ट द ग्रोथ काम करता है। जो आईबॉल ने पीछे बड़े होना है, लंबे होना है, वो पुश हम उसको आगे कर रहे हैं, तो वो बड़े तो स्ट्रक्चर के साथ, एज के साथ होना है, बट एक अगेंस्ट प्रेशर उसकी ग्रोथ को स्लो करता है। एक तरह से ट्रेन कर रहे हैं हम आईज को, बेसिकली एक थेरेपी दे रहे हैं जो आंख के ग्रोथ के अगेंस्ट एक प्रेशर है, जो उसको बड़ा होने से रोकने की कोशिश करे। पर वो बड़ा तो होना है क्योंकि स्ट्रक्चर बढ़ना है, पर वो स्लो बढ़ता है जिससे आगे पावर की ग्रोथ कम होती है। पिछले 8 सालों की स्टडीज में काफ़ी बच्चों के ऊपर ये ट्रायल आ चुके हैं और इवन मुझे भी इसके ऊपर काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। और 4 साल में जो सबसे पहला बच्चा था 11 साल की एज में, हमने उसके अंदर लगभग, आप ये मानिए कि 100% तक की प्रोग्रेस को कंट्रोल किया है। 100% हमने अचीव किया है। उस बच्चे का पावर आज अभी तक 0.25 भी नहीं बढ़ा है। अच्छा, वहीं पर वो स्टेबल है क्योंकि हर 6 महीने में उसकी आई चेक करते हैं।
वो एक जगह पे स्टेबल है। तो ये हुआ वो जो लेंसेज आपने ये वो लेंस दिए, उसके साथ और भी जो मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल है। और इसके अलावा जो पहले मैं आपको लेंस मायोपिया वाले लेंसेज और नॉर्मल लेंस का एक डिफरेंस बता देता हूँ, बाकी जो 3 ट्रीटमेंट लाइन है उसको भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नॉर्मल स्पेक्टिकल लेंसेज जो बिल्कुल नॉर्मल लेंसेज होते हैं वो बच्चे को साफ तो दिखाते हैं, वो लगा लेगा बच्चा चश्मा, उसको साफ दिखेगा। बट अगर आप बात करें प्रोग्रेशन कंट्रोल की, वो प्रोग्रेशन कंट्रोल नहीं करते, नॉर्मल जो वो सिर्फ साफ दिखाते हैं। इवन कुछ स्टडीज में तो ऐसा आया है कि वो लेंस रेटिना पे तो लाइट फोकस कर रहा है, बट पेरिफ्री ऑफ रेटिना में, क्योंकि उस लेंस का फोकल लेंथ इक्वल है, आंख हमारी गोल है, तो पेरिफ्री ऑफ रेटिना में वो लाइट फोकस जा रहा है रेटिना के पीछे। जो आगे आना था वो पीछे, जो रेटिना पे होना चाहिए साफ दिखने के लिए, सेंटर में तो सेंटर पे हो गया, साफ दिख रहा है, पेरिफ्री ऑफ रेटिना पे वो फोकस जा रहा है रेटिना के पीछे, जो ब्रेन को ये सिग्नल देता है कि इसको भी देखना है, इमेज फोकस आ रही है आंख में, उसको देखने के लिए तब दिखेगा जब आंख और लंबी हो जाएगी। अगर आंख और लंबी हो जाती है तो उसमें आप ये समझिए कि सेंटर से भी लंबी हो गई और बच्चे का नंबर और बढ़ जाएगा। इसीलिए डिफोकसिंग के ऊपर काम हुआ, स्टडीज हुई, रेटिना के आगे लाइट को लाया जाए पेरिफ्री में, सेंटर पे रेटिना पे, ताकि बच्चे को साफ भी दिखे और वो प्रेशर जो ब्रेन को सिग्नल बड़ा होने का मिल रहा था वो आगे मिले, और वो थेरेपी और वो प्रेशर उसको बड़े होने के अगेंस्ट काम करे आई बॉल को। ये एक्चुअली इट वर्क अगेंस्ट द एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तो वो टेक्निक से काफ़ी हद तक हमने देखा है, 4 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस हो गया, और ग्लोबल स्टडीज़ में तो अब ये चीज़ 6 साल को क्रॉस कर चुकी हैं। काफ़ी बच्चों में ये प्रोग्रेशन 60, 70, 80% तक कंट्रोल हुआ है। जिन बच्चों का 1 साल में मान लो 1 नंबर बढ़ता था, वो सिर्फ 0.25 तक बढ़ के रुक रहा है, और आगे टिल द एज ऑफ 17, 18 हम इसको मैनेज कर पा तो इसको मतलब स्टेबल किया जा सकता है, इस प्रोग्रेशन को स्लो कर पा रहे हैं। स्लो कर पा रहे हैं। जी। तो अगर मैं इजी लैंग्वेज में अगर देखूं तो जो मायोपिया वाले लेंसेज हैं वो पूरी आई को कवर करते हैं, जो हमारी जैसे आई गोल है तो बीच में भी और पेरिफेरी में भी, और जो स्टैंडर्ड हमारे ग्लासेस हैं वो सिर्फ आपका सेंटर में सिर्फ रेटिना पे साफ दिखाते हैं, बाकी पेरिफेरी रह जाता है बिहाइंड द रेटिना, तो जिससे प्रॉब्लम आगे बढ़ती है, नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, का परसेंटेज भी बढ़ता है। जी हाँ, एग्जैक्टली। इसके अलावा जो 3 ट्रीटमेंट लाइन और हैं, वो एट्रोपिन आई ड्रॉप है। बेसिकली ये डॉक्टर्स वाला ही पार्ट आ जाता है, जब आई ड्रॉप पे जाते हैं तो उसका भी एक डोसेज रहता है, लो डोज ही रखा जाता है। उसका बेसिक रीजन है बच्चों की अकोमोडेशन को कंट्रोल करना, कि वो ओवर फोकस ना रहें, उस चीज को बैलेंस करने के लिए काम करती है। और इसके अलावा ऑर्थोकेरेटोलॉजी, ऑर्थो के कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं जो कि ओवरनाइट आंख पे लगाए जाते हैं, ऑर्थो के बोलते हैं इनको। ये कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, थोड़ा सा गैस परमेबल, थोड़े से हार्ड स्टफ में होते हैं ये लेंसेज। और चौथा है मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ये आपने जो वो बताया कि ऑर्थो के नहीं, इससे पहले जो एट्रोपिन आई ड्रॉप होती है वो, अच्छा आई ड्रॉप और ये लेंसेज दोनों साथ में काम? नहीं, आप ये वो अलग है, 4 अलग-अलग ट्रीटमेंट लाइन है। अच्छा, ये एक है और फिर ये लेंसेज वाला सबसे पहला है स्पेक्टिकल लेंसेज, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद आई ड्रॉप ट्रीटमेंट आता है, जो डॉक्टर्स वाला पार्ट हो गया, मैंने आपको बताया। ठीक है। ऑर्थो के कॉन्टैक्ट लेंसेज हो जाते हैं, जो ओवरनाइट वेयरिंग के लिए दिया जाता है, कॉर्निया को रीशेप करके, ताकि नेक्स्ट डे बच्चे का फोकस भी बेटर रहे। और जो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो आई ड्रॉप वाला और ये जो लेंस वाला, ये दोनों साथ में मिला के, हाँ, इसके लिए भी मैं आपको भी स्टडीज में आया है ये चीज भी। उसके अलावा आ जाता है मल्टीफोकल कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो भी इसी तरह से डिफोकसिंग पे काम करता है। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन के अंदर थोड़ा सा मैं खुद कॉन्टैक्ट लेंस बच्चों के लिए अवॉइड करता हूँ, कि उनको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा एक पार्ट ऑफ पेन है, कि भी बच्चा आंख मसले तो इंजरी भी कर सकता है, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और जो स्पेक्टिकल लेंसेज इजी टू कैरी होते हैं, और वो ब्रेक फ्री टाइप भी लेंसेज होते हैं, कि बच्चा खेलते हुए गिरे कूदे तो मटेरियल ऐसा आता है कि उनको इंजरी ना हो। और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट बोला जाता है, जो आपने मेरे से पूछा था। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट में स्पेक्टिकल और आई ड्रॉप
मतलब एक डॉक्टर के सजेशन के साथ आई ड्रॉप और वो स्पेशल डीफोकस वाले स्पेक्टिकल्स अगर हम देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बच्चे की प्रोग्रेशन को लगभग 10 से 20% और बढ़ा देता है, प्रोग्रेशन कंट्रोल को। जो पावर प्रोग्रेस होना है उसमें हमें 10 to 20% मोर बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, वो प्रोग्रेशन और स्लो डाउन हो जाता है। ओके, तो ये इस तरह के ट्रीटमेंट जो है, 4 तरह के ट्रीटमेंट जी हाँ। इसमें यूज़ होते हैं। हाँ जी। ओके, सो अब मैं आना चाहूँगी आपके जो ये नेक्स्ट जेन नेत्र नीति कैंपेन है, जी। इसमें मतलब बेसिकली अब इसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली है, सब तो मुझे समझ में आ गया कि प्रॉब्लम एपिडेमिक की तरफ जा रही है, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में बताइए कुछ कि इसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी और एजुकेशन जो है एक साथ मिलके काम कर रही है और कैसे हम रूट लेवल पे इस पे काम कर रहे हैं। कोविड के बाद से जैसे सबकी लाइफस्टाइल में चेंजेस आए, तो मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा स्कूल टाइम में, बट कोविड के टाइम पे जब थोड़ा सा फुर्सत मिली तो उस समय कुछ बुक्स पढ़ने का शौक उठ गया। तब तक आप ये समझिए कि मुझे लगभग 18 साल एक ही फील्ड में विद स्लो प्रोग्रेशन हो गए थे काम करते हुए। और फिर उठा दिमाग में कुछ कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया जाए अपने फील्ड में। तो अपनी फील्ड में इतना समय दिया है तो ये तो था कि अपनी ही फील्ड में कुछ करना है, क्योंकि फील्ड चेंज इतने साल देख के वो एक्सपीरियंस लेने के बाद उस एक्सपीरियंस को यूज करने का समय था बेसिकली। तो मैं कुछ ढूंढ रहा था कि क्या बड़ा किया जाए। अब बैठा मैं कुछ जो लोग सेटल हो चुके होते हैं, वेल सेटल्ड, और एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, वो अचीवमेंट ले चुके हैं, तो उनके साथ बैठना हुआ, समझना हुआ कि क्या कुछ किया जा सके। और इस चीज़ अपना मायोपिया मैनेजमेंट के ऊपर मैं पिछले उस समय 3 साल से काम कर ही रहा था और मुझे रिजल्ट्स भी मिल रहे थे कि भाई कुछ चीज़ अच्छी हो रही है। तो ये डिस्कशन रहा कि इसके ऊपर अब फ्यूचरिस्टिक विज़न क्या है, फ्यूचर में जिस तरह से बच्चों का आँख कमज़ोर होना बढ़ रहा है तो उसको हमें कैसे मैनेज करना चाहिए कि जिस स्पीड से बढ़ रहा है तो आगे आगे और बढ़ेगा। जब ये समझ आया तो इसके ऊपर कुछ और एजुकेशन लेने की कोशिश की, कुछ पढ़ा, कुछ समझा, कुछ इसके ऊपर कोर्स भी किए मायोपिया मैनेजमेंट के ऊपर। 2-3 इंटरनेशनल कोर्स किए मैंने कि किस तरह से ये हैंडल होता है, क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। तो समझ में आया कि इन फ्यूचर तो ये एपिडेमिक जो हमने शुरू में बात की थी कि उस तरह से बढ़ने वाला है। आप ये समझिए आज हमारे देश की पॉपुलेशन में लगभग 33% एज ऑफ ग्रुप 6 से 18 वाला है। अगर हम रेशियोज में डिवाइड करें तो ये लगभग 40 से 50 करोड़ हो जाता है। अगर इतने बच्चे इन फ्यूचर आने वाले टाइम पे इससे ग्रस्त हो सकते हैं, जिसे अगर हम कुछ समझें, संभालें या सोसाइटी को अवेयर करें, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है जिस पे काम करने के लिए है और सोसाइटी को कुछ देने के लिए जो आपने पढ़ा है, सीखा है और एक्सपीरियंस किया है उससे। फिर नेक्स्ट जेन नेत्र नीति एक नाम इन्हीं चीज़ों से निकला, अगली जनरेशन की नेत्र को गाइड करने के लिए। वो गाइडेंस हमें प्रोवाइड करनी है कि हम पेरेंट्स, टीचर्स, गार्जियन सबको ये समझा पाएँ कि आपके आसपास जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो अपने फ्लो में खेलते कूदते पढ़ते रहते हैं, पर जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और गार्जियंस हैं, उनको ये पता है कि बच्चा परफॉर्म कैसे कर रहा है, कुछ डल हो रहा है, कुछ एक्टिव हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं उनको समझ आती हैं। हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि हम पेरेंट्स को, टीचर्स को, गार्जियंस को, स्कूल्स को, सोसाइटीज़ को एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि ये प्रॉब्लम है क्या, क्यों हो रही है। उसके ऊपर एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया, पूरा एक प्रेजेंटेशन बनाया कि चीज़ें समझा सकें, बता पाएँ, ताकि आने वाले बच्चों के फ्यूचर को हम सेव कर पाएँ। जिनकी नज़र कमज़ोर नहीं हुई है उसको हम कमज़ोर होने से बचाएं, मैनेज करें। जिनकी हो गई है उनको आगे बढ़ने से बचाएं, ताकि वो बच्चे जब बड़े होकर अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो उनको किसी तरह का कोई बैरियर ना आए और किसी तरह का कोई काइंड ऑफ विजन लॉस ना हो। ये टारगेट है मैक्सिमम अवेयरनेस देने का। जैसे कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको आईसाइट पे फोकस रहता है, जैसे अगर डिफेंस हो गया या फिर
पायलट्स हो गए या फिर इस तरह की जो जॉब्स होती हैं, तो अगर किसी को मायोपिया है, आईज में प्रॉब्लम है, तो क्या वो इस तरह की जॉब्स की तरफ जा सकता है? ऐसा कुछ ट्रीटमेंट है कि उसको क्वालिफाई किया जा सके इस तरह के एग्जाम्स? बेसिकली उन जॉब्स में जहाँ बिल्कुल हाईली विजन फोकस चाहिए, वहाँ पे तो हमें बचपन से ही ध्यान देना पड़ेगा बच्चे के कि वैसी प्रॉब्लम डेवलप ही ना हो पाए, कि डेवलप हो ही ना तो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि डेवलप हो उसे हम स्लो करें, कंट्रोल करें, फिर कुछ ट्रीटमेंट सोचें। क्योंकि उन जॉब्स में कुछ जगह तो ऐसा क्राइटेरिया भी है कि आप ट्रीटमेंट वगैरह करवा के भी एलिजिबल नहीं होते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो इसीलिए हम बच्चों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि बच्चे जिनकी वीक नहीं है उनको भी हम कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ और कुछ इन स्पेक्टिकल में जीरो पावर के साथ भी हम मैनेज कर सकते हैं कि वो बच्चा बड़े होने तक मायोपिया से बचा रहे। तो अगर उसके ड्रीम्स में ऐसा कुछ फील्ड है, मान लीजिए स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं स्पेक्टिकल एक हिंड्रेंस रहता है, डिस्टर्ब करेगा। और जो ये एयरफोर्स या डिफेंस जैसी जॉब है, इसमें तो कुछ आफ्टर ट्रीटमेंट भी चीजें अलाउड नहीं होती। तो हम इन चीजों को पहले से ही अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो फ्यूचर के लिए जो चाहे वो डिसाइड कर सकते। बट चलो ये तो स्टार्टिंग से हो गया, लेकिन अगर मान लो हो गया, जैसे अभी 6 साल के बच्चे को तो क्या पता है कि वो आगे जाके क्या करने वाला है, वो पेरेंट्स को ध्यान वो पेरेंट्स को ध्यान रखना है। बट इन केस अगर हो गया है बाय चांस, तो क्या उनके चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं इस तरह की जॉब्स में? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि मैं कहीं पढ़ रही थी कि अगर इस तरह की जॉब की बात आती है तो कुछ इस तरह की सर्जरीज होती हैं, लेजर सर्जरीज वगैरह होती हैं स्पेक्टिकल को हटाने के लिए, बट वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंडीशन पे ऐसा बैंड है कि इस जॉब के लिए आप लेजर के बाद भी नहीं आ सकते, तो भी एलिजिबल नहीं है। जी हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं और उस फील्ड की क्या डिमांड्स और नीड्स हैं। लेजर के बाद हो जाता है नॉर्मल, बट वो एक स्ट्रक्चरल छेड़खानी कहेंगे उसको, कि आपने स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करी है। कुछ जॉब्स में तो वो एलिजिबल हो जाता है, कुछ में नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उस तो ये बहुत जरूरी है कि बचपन से ही आपको जी हाँ, इसीलिए हम बचपन पे फोकस कर रहे हैं कि वो सिचुएशन आई ना आपको चूज करने का मौका दे या ना दे कि भाई ये आप कर ही नहीं सकते और आपका मन ये है, तो हम उसको पहले से ही जितना संभाल पाए उतना संभाल लें, ताकि आप अपने फ्यूचर को खुद चूज करें, ना कि वो सिचुएशन चूज करे कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। ओके, सो मैंने ये आपका जो नेत्र नीति कैंपेन का वो जो डॉक्यूमेंट है, प्रेजेंटेशन आप बोल रहे हो, वो मैंने पढ़ी। तो उसमें कुछ स्टेजेस हैं कि आप किस किस स्टेजेस पर जो है किस किस तरह से काम करेंगे जो इसमें आपको प्रोग्रेशन को रोकने में और इस सब में हेल्प करेगा। तो वैसे तो हम वो डॉक्यूमेंट इधर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे लोगों को पढ़ने के लिए, लेकिन आप अगर इजी लैंग्वेज में बताना चाहिए कि कैसे ही प्रोग्रेस करेगा ये कैंपेन जो है। बेसिकली हमारा टारगेट है कि हम सबसे पहले स्कूल्स के साथ कनेक्ट करें, और कुछ अपने लोकल एरिया में स्कूल्स में मैंने स्क्रीनिंग कैंप लगाए भी हैं। स्कूल से रिक्वेस्ट करें कि आप हमें परमिशन दें, हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लेंगे इस चीज़ का, स्कूल्स में इक्विपमेंट्स के साथ, जो बिल्कुल लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ एक रिफ्रैक्शन प्लान करें कि बच्चों का विजन टेस्ट और उनका रिफ्रैक्शन टेस्ट हो, ताकि वहाँ से हम एनालाइज कर सकें कि बच्चों को प्रॉब्लम है या नहीं है, और जिनको है उनके लिए उनके पेरेंट्स को गाइड किया जाए, और जिनको नहीं है उनको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ समझाया जाए कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आप आगे सेफ रहें। उसके बाद साथ साथ सोसाइटीज़, उनको सबसे पहले तो अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू बताना कि प्रॉब्लम है क्या और आगे क्यों एपिडेमिक बनने जा रही है, उससे हम क्यों डर रहे हैं कि आगे हम बच्चों को बचा पाएँ, और फिर उनको स्क्रीनिंग करना, उनको फिल्टर करना कि कुछ बच्चों के तो टेस्ट ही नहीं होते हैं, काफ़ी देर के बाद पता लगता है कि पेरेंट्स को नहीं पता लगा, बच्चे को नहीं पता लगा, और वो इतना डिले हो गया कि उसको सीधा ही हाई मायोपिया या
मॉडरेट स्टेज पे। अक्सर ऐसे होता है, जैसे मतलब जो बहुत ज्यादा अवेयर लोग हैं उनकी बात नहीं करूंगी मैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल सोसाइटी के लोग हैं, उनका सबसे पहला ये होता है कि अगर आंखों में प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास ले जाके चश्मा लगवा दिया, बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नॉर्मल सोसाइटी में ऐसा ही होता है। पहली बात तो पता नहीं चलता, पता ही नहीं उनको, देर से पता चलता है, और देर से इतना पता लगता है कि नंबर ज्यादा हो जाता है। फिर आप नॉर्मली जाते हैं, चश्मा चेक करवाया और लगवा दिया। हम इन सब चीजों के अगेंस्ट प्रॉपर ट्रीटमेंट लाइन के साथ काम करना चाह रहे हैं। पहले उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, टेस्ट हो टाइम टू टाइम, ताकि उन बच्चों को प्रॉब्लम है या नहीं है हम एनालाइज कर सकें, और वक्त से पहले। उसके बाद उनका एक गाइडलाइन, ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, उनके फॉलोअप्स मैनेज करें, कि ताकि वो रेगुलर चेकअप कराते रहें। प्रॉब्लम नहीं बढ़ रही है तो पता लगे, नहीं बढ़ रही है तो पता लगे। और जब जिसका ट्रीटमेंट लाइन भी अलाइन करनी है तो हर 6 महीने पे हम खुद से उनको टेस्टिंग के लिए बुलाएं, और ताकि ये चीज़ मैनेज हो और बढ़ने से, फैलने से बचे। जिस तरह से आपने बताया कि स्कूल में इस तरह के कैंप वगैरह लगाना, तो इस तरह के मतलब हम भी अपने आसपास देखते हैं कि आई हेल्थ चेकअप कैंप बहुत सारे लगते हैं, तो उससे कैसे अलग है ये? मतलब क्या चीज़ इसमें एक्स्ट्रा होगी या यूएसपी क्या होगी इसकी जो बेसिकली बाकी से अलग करता है? बेसिकली इसके अंदर अभी कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे भी आ गए हैं जो आईबॉल के लेंथ, अलोंगेशन ऑफ आईबॉल को भी मेजर करते हैं। अच्छा। और रेगुलर रिफ्रैक्शन एक हेल्थ कैंप का रहता है कि वो सब चीज़ें चेक होती हैं, और बल्क को लेके चला जाता है कि बहुत सारी चीज़ सबको कर दिया, थोड़ा थोड़ा कर दिया और हो गया। हमारा फोकस कोई बहुत बल्क एक साथ करने का नहीं है। टीम अलाइन है, ताकि एक जगह पे हो तो प्रॉपर तरीके से हो, एक बच्चे पे आप ज्यादा टाइम, पूरा टाइम दिया जाए, खाली काउंट पूरा नहीं करना, उसका प्रॉपर तरीके से रिफ्रैक्शन हो, चेकअप हो, ताकि कुछ भी चीज़ ऐसी हम मिस ना करें जो बच्चे को बाद में नुकसान करे। और उसके बाद जो उसका पूरा ट्रीटमेंट लाइन और फॉलोअप्स हैं वो हम खुद से संभालें, कि बच्चे को बार बार पेरेंट्स को याद दिला के कि भी अब आप आ जाइए, टाइम हो गया है आपका दोबारा फॉलोअप टाइम है, एक बार रीचेक करें। तो इन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से अलाइन करना, ये नहीं है कि आपने एक बार आया, पेरेंट्स लाए, चेक किया और छोड़ दिया, अब अगले साल मिलेंगे। हर 6 महीने में फॉलोअप्स, और उसके कुछ आने वाले चेंजेस, और स्पेक्टिकल लेंसेज के साथ तो एक गारंटीज भी आती हैं कि अगर बच्चे का पावर इन द 9 मंथ इंक्रीज हो जाता है मोर देन 0.5, जैसे कि 0.75 एंड अबव, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लेंसेज भी हम चेंज करके देते हैं। अच्छा। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका इंक्रीज हो गया, एक बार स्पेक्स बन गया है तो वो आपको दोबारा ही पे करना पड़ेगा। इन द टाइम अगर वो होता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है, और उसके बाद वाले पीरियड में भी नेक्स्ट 9 और आपका 24 मंथ तक भी ऐसा चलता है, तो भी आपको 50% कॉस्ट के साथ आपको बैकअप सपोर्ट मिलेगा हमारी तरफ से, ताकि बच्चे के फ्यूचर के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कैंप्स वगैरह या आई टेस्टिंग वगैरह ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्लान कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स और बच्चों से हम चार्ज नहीं लेने वाले। हमें सिर्फ सोसाइटी का वेलफेयर करना है, ताकि वो अवेयरनेस और वो स्क्रीनिंग हो सके, जिससे बच्चों का फ्यूचर सेव हो। तो इसके अंदर चेकअप के साथ आपकी काउंसलिंग भी इन्वॉल्व है कि, क्योंकि पेरेंट्स को कन्विंस करना कई बार आजकल सबका बिजी लाइफस्टाइल है, तो वो ये इस तरह की चीज़ें उनके लिए एक्स्ट्रा वो हो जाता है। मान लो अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम निकल आई, आपने ट्रीटमेंट प्लान भी बना के दिया, तो वो एक टास्क है उनके लिए कि एक्स्ट्रा। तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं आपको कि कन्विंस करना पड़े आपको कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर अभी ध्यान देने की जरूरत? हम अपनी तरफ से 100% देंगे उनको ये चीज़ समझाने के लिए कि लाइफस्टाइल में आपको क्या क्या मॉडिफिकेशन ज़रूरी हैं, कितना बच्चे को आउटडोर का टाइम आप दें, कितना पढ़ते हुए कैसे कैसे आपको ब्रेक्स देने हैं, कैसे कैसे आपको उसको पढ़ाई से उठाना भी है। इवन एक अभी रूल है 20-20-20 जो हम अप्लाई करते हैं, हर 20 मिनट्स में बच्चे का फोकस 20 सेकंड के लिए 20 फीट पे हम फोकस कराएं कि बच्चे का, ताकि वो अकोमोडेशन ब्रेक हो। 40 से 45 मिनट में उसको एक बार ब्रेक दे दें 2-5 मिनट्स का, ताकि बच्चे का फोकस ब्रेक हो। उसके अलावा 2 आवर्स के बाद एक बार उसको बाहर खेलने, घूमने, ब्रेक, मतलब कुछ ब्रेक्स मैनेज करना।
आउटडोर के लिए टाइम कंपलसरी देना, सुबह शाम का टाइम टेबल को इस तरह से मैनेज करना। स्लीप बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, कि बच्चा अपना 9 से 10 घंटे का स्लीप ले, ताकि उसकी डेवलपमेंट के अंदर सपोर्ट आए। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम गाइड करने के साथ समझाएं भी गए कि आप अगर ये चीज़, तो बेसिकली आप पेरेंट्स को भी घर के लिए भी एक प्लान बना बेसिकली नॉट ओनली स्पेक्ट्स, नॉट ओनली एनी अदर थिंग, हम उनको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी सजेस्ट करेंगे, इंक्लूडिंग डाइट बहुत मैटर करती है। आजकल बच्चे जंक फूड पे बहुत पूरे तरीके से शिफ्ट हो गए हैं। हेल्दी डाइट बहुत मैटर करती है। मैं तो यहीं से रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को, बच्चों की हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करें, ताकि बच्चों का फ्यूचर सेव हो। डाइट में जितना भी जंक फूड अभी आ रहा है, फास्ट फूड जो इजीली हमने कॉल किया या 10 मिनट में आ गया, डिमांड किया ऑनलाइन और हमारे घर पे आ गया, वो हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। उससे बच्चे फिजिकली मेंटली वीक हो रहे हैं। आई रिक्वेस्ट के हेल्दी डाइट पे फोकस करें, घर की चीज़ों पे फोकस करें, बच्चों की डेवलपमेंट पे फोकस करें। इन सब ट्रीटमेंट लाइन को, सजेशंस को हम सजेस्ट करना चाहते हैं, लाइफस्टाइल को सजेस्ट करना चाहते हैं, सनलाइट को सजेस्ट करना चाहते हैं। पहले आपको याद हो कि बच्चों को पेड़ों के नीचे पढ़ाते थे, गांव में या गुरुकुल में। ये चीजें एक्चुअल में अब समझ आ रही है कि कितनी साइंटिफिकली जरूरी थी। नीचे जमीन पे बैठकर वो सनलाइट के अंदर बच्चों का रहना उनकी डेवलपमेंट का इतना अच्छा पार्ट था। वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहते थे। अब प्रेशर इतना बढ़ गया है कि हर एक कंपटीशन की दौड़ में लगे हैं, और उस कंपटीशन से ऐसा नहीं है कि बहुत ही तूफानी रिजल्ट आ रहे हैं। वो भीड़ है एक तरफ चले जा रही है, पर बच्चे, पेरेंट्स एक मेंटली और फिजिकली प्रेशर के नीचे ही आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ईज लेना ज़रूरी है, कि अगर हम लाइफ को इजीली लें तो हम अच्छा और लंबा जी सकते हैं। तो डाइट की बात आई तो डाइट पे मैं बात करना चाहूँगी कि अगर एक जनरल नॉर्मल डाइट रूटीन सजेस्ट करना चाहें आप पेरेंट्स को बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि उनको जब तक आप खाने में टेस्ट नहीं दोगे, उनका खाना खिलाना उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डाइट प्लान के लिए तो मैं नहीं कुछ बता पाऊंगा, नहीं प्लान नहीं, एक जनरल अगर हम रूटीन की बात करें उसमें ये रहता है कि बच्चों को कुछ कलरफुल और कुछ अट्रैक्टिव चाहिए होता है खाने के लिए, टेस्टी भी। हम हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, हेल्दी फूड के साथ, वो क्रिएटिविटी है जो बेसिकली एक मदर क्रिएशन बोलते हैं, कि जो माँ ने रूप बदल दिया खाने का पर हेल्थ वही रह जाती है। थोड़े से किचन के टास्क हैं जिनको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उसी हेल्दी फूड को बच्चों के लिए अट्रैक्टिव बना के हम बच्चों को परोस सकते हैं और बच्चों की हेल्थ फोकस कर सकते हैं। रोटी को रैप बना दिया है तो वो रैप बच्चा शौक से खाता है, रोटी बच्चा शौक से नहीं खाता, बना दिया। हाँ, तो इस तरह से चीज़ों को अगर मॉडिफाई किया जाए तो हम हेल्दी फूड विद द कलरफुल मोड प्रेजेंट कर सकते हैं और बच्चे खाते भी हैं शौक से। अच्छा, इसमें मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे हमने बचपन से स्कूल में पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है कि आँखों की हेल्थ के लिए विटामिन ए आपका ज़रूरी होता है। जी हाँ। तो अगर किसी बच्चे को मान लो मायोपिया डिटेक्ट हो गया है तो मतलब पेरेंट्स को ये एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा कि उसकी डाइट में विटामिन ए वाले खाने की चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है, या कुछ सप्लीमेंट लेने की जरूरत है, ऐसा कुछ है? नहीं, सप्लीमेंट बेसिकली आर्टिफिशियल चीजें होती हैं। विटामिन ए आई हेल्थ के लिए एक अच्छा माना जाता है, बट बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक मायोपिया कंट्रोल का कोई पार्ट है। आई हेल्थ, आई के सपोर्ट भी नहीं करेगा, मतलब इसके लिए मैं आपको नहीं, ऐसा नहीं कह पाऊंगा मैं कि वो आपके ग्रोथ को स्लो कर देगा या कंट्रोल कर देगा। ओवरऑल आई हेल्थ, जो आई को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो न्यूट्रिशन सपोर्ट करता है एक ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए, ताकि वो ऑर्गन के जितने भी लेयर्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो हेल्दी रहें, अपना प्रॉपर तरीके से काम करें। मायोपिक डिसऑर्डर और विटामिन ए का इंटेक का मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे वो स्लो हो जाएगा या कम हो कोई बहुत ज़्यादा कनेक्शन, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। वो ऑर्गन हेल्थ के लिए ओवरऑल ऑर्गन हेल्थ के लिए इट्स गुड, आपको फोकस करना चाहिए, बट ऐसा मायोपिया के लिए ऐसी कोई स्टडीज अभी तक। तो मायोपिया मतलब अगर है तो फिर आपको प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट पर ही फोकस करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट और ट्रीटमेंट के साथ लाइफस्टाइल।
ओके, सो एक जैसे आपने अभी बीच में बताया 2020 का रूल, जी। इसके अलावा और भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं आईज की जो जनरली बच्चे कर सकते हैं, बच्चों को कराई जा सकती है, जिससे बेसिकली हेल्प मिले? एक्सरसाइज एक्चुअली इसमें सबसे ज़रूरी है कि उस स्ट्रेस को ब्रेक करना, कि जो आप ओवर फोकस्ड हो किसी एक सिंगल पॉइंट पे इतना नज़दीक, आप एक्सेस उसको यूज ब्रेक कर रहे करें। हो। कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, हम पेन पेंसिल भी कुछ लगाएंगे, वो भी उसी को ही क्रिएट करती है। तो आप सिर्फ बाहर खुले में छोड़ दो, तो आप वो फिर सारी एक्सरसाइज सब हो ही कुछ हो जाती जाएगा। सनलाइट से विटामिन डी भी मिल जाएगा है। और बच्चे का फोकस भी मैक्सिमम हो जाएगा, आंखें रिलैक्स भी होंगी, मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगी, और नेचुरल ग्रोथ जितनी होनी चाहिए, जो स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, उसको उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। ओके, सो जैसे मैंने बात की कि जैसे ऑनलाइन क्लासेस बहुत होती हैं, या फिर स्कूल में भी अगर कहें तो स्कूल में भी एलईडी स्क्रीन्स वगैरह जी पे पढ़ाई होती है बच्चों की। तो जैसे हम सुनते हैं ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस आते हैं या स्क्रीन फिल्टर्स जो आते हैं, तो वो सच में काम करते हैं क्या? मतलब वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं सबसे कि पहले बच्चों तो पे मैं इफेक्ट ना पड़े? आपके गैजेट वाली बात का जवाब देता हूँ। हम्म। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस को मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप फोन या आईपैड कोशिश जिसको करें। अगर मतलब जिसको बच्चों को मायोपिया है उसको कंसिडर में रख के, कि अगर ऐसे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है या स्कूल में भी उनका डिजिटल करिकुलम है, तो जी। वो क्या करें फिर? ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्क्रीन को बच्चे से दूर करें। ऑनलाइन लेना इट्स ओके, लेकिन बट अगर जो वो बच्चे को फोन पे मायोपिया है तो वो कैसे दूर से देखेगा? स्पेक्स तो लगाएगा ना। अच्छा, स्पेक्स के साथ। स्पेक्स तो मायोपिया हो गया तो चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। उसके अंदर जो प्रेशर को रिलीज करने वाली चीज है, जो बच्चा यहाँ पे लाके फोन को देख रहा है और यहाँ आने के बाद वो इधर उधर भी कहीं नहीं देखता, आप उस स्क्रीन को चाहे लैपटॉप से या टीवी से, आजकल टीवी से कनेक्ट हो जाती हैं चीजें, बच्चे को जितना दूर से अगर आप वो ऑनलाइन क्लास देंगे, उससे भी आप इसके होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। कि स्क्रीन ऑनलाइन क्लास ठीक है, जरूरी है, बट आप स्क्रीन को आंख के पास तो मत लाइए। जितना पॉसिबल हो जिसके लिए, कि भाई कोई किसी के पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, या फिर टीवी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप बच्चे को जितना दूर से वो अटेंड कराएं उतना अच्छा है। ओके। और ब्लू फिल्टर लेंसेज जो आ रहे हैं वो हार्मफुल ब्लू लाइट के लिए कारगर हैं, बट वैसा नहीं कि उससे आप कोई मायोपिया या किसी चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। वो एक स्पेशली जब आफ्टर सन सेट, शाम के समय हम देखते हैं, वो हमारी स्लीप को भी डिस्टर्ब करता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप स्क्रीन को नाइट मोड पे, और या फिर रात को तो शाम को ना ही यूज़ करें तो बेटर है। और शाम को भी कुछ ऐसे क्लासेस हैं तो उसमें ब्लू फिल्टर यूज़ करें, ताकि बच्चे के ब्रेन पे वो ब्लू लाइट के इफेक्ट से स्लीप डिस्टर्ब ना हो। नहीं, हाँ, उसके वो मायोपिया के उसमें नहीं हेल्प करते, मायोपिया लेकिन के लिए ऐसा एक कुछ नहीं। जनरल वो है कि थोड़ा सा स्ट्रेस तो कम करेगा आँखों हाँ, का। स्ट्रेस कम करेगा ब्लू फिल्टर, बट ऐसा नहीं है कि वो मायोपिया प्रोग्रेशन में कोई काम करेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, क्योंकि हम लोग फोकस इसी बात पे कर रहे हैं कि बच्चों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको आगे गाइड करने के लिए पेरेंट्स हैं या फिर टीचर्स हैं। टीचर्स भी, अब स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर 50, कम से कम 50 बच्चे, 40 बच्चे, इतने तो होते ही हैं। जी। तो हर एक बच्चे पे उतना वो चीज़ें मिस हो जाती है। तो बेसिकली हमें पेरेंट्स को ही अवेयर करना है और उनको ही एजुकेट करना है। जी। तो आज के टाइम में क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स नोइंगली या अननोइंगली कर रहे हैं, जो बच्चों की आई हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है? नोइंगली अननोइंगली पेरेंट्स का एक है तो बहुत पेनफुल, क्योंकि जो भी सुनता है उसको बुरा लगता है, बट फिर भी बताना हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने कंफर्ट के लिए, बच्चा हमसे खेलना चाह रहा है, हमारे साथ बातें करना चाह रहा है, या बच्चा है तो उसकी नॉटीनेस होती है, वो उस चीज़ से डिस्टर्ब ना होने के लिए, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखने के लिए, या रिलैक्स होने के लिए, या कोई हम काम कर रहे हैं, काम करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए हम बच्चों को नॉर्मली फ़ोन पकड़ा देते हैं। कि बच्चा उसमें बिजी हो जाएगा, बच्चा फ़ोन में आप फ्री हो जाएंगे। रील्स में बिजी हो जाएगा, एक जगह टिक के बैठ जाएगा। आप फ्री हैं, आप अपना जो भी था आपका, चाहे वो ऑफिस का काम है, चाहे वो घर का काम है, और चाहे वो रिलैक्स होना है, आप अपना वो करते रहें। और बच्चा फ़ोन में खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, खेले जा रहा है, और कितनी देर खेल रहा है, रील्स देख रहा है, वो उसके आंखों पे इतना बुरा प्रभाव डाल रहा है कि आप उसको जज ही नहीं कर पा रहे। बच्चों को चाहिए पेरेंट्स का वक्त, फैमिलियरनेस, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, खेलना।
पेरेंट्स बिजी हैं तो इतना आई बड़ा थिंक ये देते उनके हैं। मेंटल हेल्थ पर भी बहुत मेंटल असर डाल रहा है। हेल्थ वो क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। इस वजह से आजकल देखा है कि बहुत बच्चे गेम्स की वजह से वर्स्ट सिचुएशन तक भी पहुंचे हैं, और मेंटल एग्रेशन ऐसा हो गया है कि आप कोई भी चीज़ उनको समझाने की भी कोशिश करें, हाँ या ना करें, तो इतना एग्रेसिव हो जाते हैं कि ओवर रिएक्शन हो जाता है, इंस्टेड ऑफ के वो बेयर पेरेंट्स के साथ समझें और चीज़ों को सॉल्व करें जो ग्रोथ में हेल्पफुल हो। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हम अपने कंफर्ट के लिए बच्चों को टाइम ना दें, सबसे बुरी चीज़ है। बच्चों को टाइम देना चाहिए, बच्चे आप ही का वक्त मांगते हैं, समय देंगे तो हम फिर गैजेट से भी बचा पाएंगे। एक मैंने ये भी देखा है कि जैसे अगर छोटे बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो भी उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल मम्मी दे साथ दिया में जाता खाना है। खिला रही होती इन्हीं है। कंडीशंस की वजह से अभी आप देखो कि ये तो हो ही रहा है कि फ़ोन दिखाया और खाना खिलाया, ऐसा हमारी कंट्री में तो अब आ रहा है, आएगा। चाइना सिंगापुर में लगभग आप ये मानो कि 80% पॉपुलेशन ऑफ किड्स मायोपिया के इफेक्ट में आ चुकी है, और वहाँ पे इतने बच्चों को चश्मे लग चुके हैं। हम अभी 80% तक लगभग 80% हो चुका है। ओके। हम अभी उस स्टेज की तरफ चल रहे हैं, उसको बचाने के लिए हमें आज अवेयर होना पड़ेगा। तो ये इस तरह का कोई डेटा अवेलेबल है कि मतलब ऑलरेडी बाहर की कंट्रीज में इस लेवल तक पहुंच गई हैं चीजें? सबसे ज्यादा ये और 2 इंडिया कंट्रीज, हाँ जा रहा ऐसा है डाटा है, अगर आप सर्च करोगे ऐसा डाटा है। चाइना और सिंगापुर सबसे लीड कर रहे हैं अभी इस चीज़ पे, और बाकी हर कंट्री का डाटा, क्योंकि सब इस पे स्टडी कर ही रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तभी ये रेशो आ रहा है कि हम कितना मैनेज कर पा रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड है, और कितनी पॉपुलेशन तो अभी अच्छे से चश्मा भी नहीं लगा रही है, अच्छे से आई टेस्ट भी नहीं करवा पा रही है। तो मेन वही है कि मतलब जैसे नॉर्मली हम हेल्थ के लिए भी कहते हैं कि आपको हर 6 महीने में, 1 साल में जो अपना मेडिकल चेकअप करा लेना चाहिए, बट कितने लोग कराते हैं? तो आई तो ये फिर एक बहुत सेकेंडरी थर्ड लेवल पे चली जाती है। एग्जैक्टली हमारी कंट्री में भी अभी भी आपको ये बताऊं कि 70 से 75% रेशो है जो अच्छे से चेक करा के स्पेक्स ही नहीं लगा रहे। हमारी कंट्री में भी ये सिचुएशन है। आपके पास भी जैसे लोग आते होंगे, चश्मा लगवाने भी आते होंगे, तो मतलब किस तरह की साइकी होती है उनकी कि वो मतलब इस चीज को इतना सीरियसली नहीं लेते हैं? उनको बुरा लगता है चश्मा लगाना। अब ये फैशन का पार्ट बनता जा रहा है, बट अभी तक तो ये था कि बुरा लगता है। उनकी जो एक अगेंस्ट द ब्यूटी आपका या बच्चों में भी कहें तो जैसे हम अगर अपने टाइम की बात करते हैं तो बहुत नॉर्मल था, क्योंकि तब कम बच्चों को चश्मे लगते थे, तो चश्मे लगा के उसको बोल दिया ए चश्मिश। तो वो ये सबसे बड़ा कारण रहा है अभी तक कि लोग चेक करा के चश्मा लगाना पसंद नहीं करते, और चश्मा लग जाए तो कुछ मदर्स को तो मैंने रोते हुए देखा है, जब पहली बार पता लगा मदर ने रोना शुरू कर दिया, मेरे बच्चे को चश्मा लग गया। इट्स अ नॉर्मल पार्ट ऑफ अ बॉडी, उसको थोड़ा सा कम दिख रहा है, आपको लगा के साफ दिखा सकते हो, तो कोई वो ऐसी चीज नहीं है जो उसका कोई नुकसान ऐसा हो गया हो बच्चे का कि वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। वो एक पार्ट ऑफ अ लाइफस्टाइल या पार्ट ऑफ अ डिसऑर्डर है जो आप बच्चे को कम दिख रहा है, चश्मा लगा के दिखा दो। वो पेरेंट्स चाहते नहीं है कि चश्मा लगे, चाहता तो कोई भी नहीं है, तो कोई भी लग गया है तो लगने के बाद कम से कम उसको आप वो ट्रीटमेंट लाइन तो दो कि बच्चा साफ तो देख पाए। तो इसमें बाकी लोगों को भी अवेयर करने की जरूरत है, जैसे इस तरह की चीजें भी होती हैं स्कूल में, बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं उस चीज की वजह से। ये चीजें पहले तो बहुत ज्यादा थी, पहले बहुत अब कम होती जा रही है, वही बच्चे बढ़ते जा रहे हैं तो कम होती जा रही है, और वो बढ़ने को ही हम फोकस कर रहे हैं कि बढ़ने को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सोसाइटी का एक नेगेटिव पॉइंट है, दूसरों बच्चों को इस तरह से चिढ़ाना या पेरेंट्स का या सोसाइटी का एक्सेप्ट ना करना कि भाई चश्मा लग गया है तो इसको लगाना है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फैशन का पार्ट बन गया है अब तो, और इससे आप साफ भी देख सकते हैं। तो मायोपिया को मैनेज करने के लिए अगर मतलब 18 साल के बाद भी अगर किसी बच्चे ने आपके साथ मतलब वो ट्रीटमेंट की अपनी जर्नी की है और अपने नंबर स्टेबल रख के और वो प्रोग्रेशन वो करी, तो 18 साल के बाद वो चश्मा नहीं लगाए तो वो नॉर्मल लाइफ चश्मा तो लगा है, लगेगा। ओके, सिर्फ हमारा पर्पस है वो नंबर उतना ना बढ़े जितना वो नेचुरली बढ़ना है। किस रेशो में वो होता है? जैसे मैंने आपके डॉक्यूमेंट में भी देखा कि कुछ रेशो है कि अगर आप नहीं कराते ट्रीटमेंट तो इस रेट से बढ़ेगा, और अगर आप उसको केटर कर लेते हैं तो वो हाफ हो जाएगा। या ये एक्चुअली एक प्रेडिक्टेड
मायोपिया कैलकुलेटर है IMI के बिहाफ पे, इंटरनेशनल मायोपिया इंस्टीट्यूट, BHVI वेबसाइट है, उसके ऊपर एक मायोपिया कैलकुलेटर है जिसमें हम बच्चे का एज, बच्चे का आईसाइट का पावर, बच्चे की एथनिसिटी, किस कॉन्टिनेंट से है वो, और ट्रीटमेंट लाइन, हम कौन सा ट्रीटमेंट लाइन चूज कर रहे हैं से है उस पे भी जी depend मैटर करता है, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ का उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है, एनवायरनमेंट का या एनवायरनमेंट वेदर का का। बहुत चीज़ों का फर्क रहता है। Okay. तो वो डाल के हम एक एनालाइज, अप्रॉक्स प्रेडिक्टेशन निकाल सकते हैं कि अगर हमने ट्रीटमेंट लिया तो हम कितना % इसको स्लो डाउन या कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर नहीं लिया तो लगभग बच्चा जब 17 साल का होगा तब तक उसका पावर कहाँ तक चला जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज ये होता है लगभग 0.5-0.75 के आसपास पर ईयर बच्चे का पावर इंक्रीज होता है अप्रोक्सीमेटली, अगर मायोपिया है तो। अगर मायोपिया है तो 6 से 12 वाली एज में ये ज़्यादा होती है स्पीड, 12 से लेके 18 वाली एज में ये थोड़ी सी स्लो हो जाती है, बट हर बच्चे का प्रोग्रेशन उसके इंडिविजुअल डिपेंड करता है। मायोपिया कैलकुलेटर से भी हम अप्रॉक्स निकाल सकते हैं कि इतना हो सकता है और हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें भी जितना बच्चा छोटा है उसके ज़्यादा % ऑफ रिजल्ट्स हम ले पाते हैं, और बड़ों के और ज़्यादा % अच्छे होते हैं, बिकॉज उनका ऑलरेडी स्लो ग्रोथ होनी है और उसको भी हम बैरियर कर दें तो और ज़्यादा हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। कुछ ऐसा वो है कि अगर 18 साल के बाद अपना ट्रीटमेंट वगैरह सब करने के बाद चश्मा ना लगाए, कॉन्टेक्ट लेंसेज से वो काम कर सकते हैं? 80 जब बच्चा मैनेजेबल हो गया है, जब खुद को मैनेज कर सकता है, तो कॉस्मेटिक बेनिफिट्स के लिए वो चश्मे की जगह कॉन्टेक्ट लेंस लगा सकता है, वो पार्ट ऑफ अ चॉइस आ जाती है। मेन पर्पस जो है चश्मे की ग्रोथ को कंट्रोल करने का वो ये है कि अगर वो कंट्रोल नहीं हुआ पावर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इन फ्यूचर 18 के बाद, 20 के बाद, 30 के बाद, 40 के बाद, उम्र तो चलनी है जब तक लाइफ है हमारी, उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं आँख के अंदर जब हाई मायोपिया हो जाता है, उसमें सबसे बड़ा रेटिनल डिटैचमेंट, हमारा पर्दा जिस पे इमेज बनती है वो थोड़ा सा भी अगर डिटैच होता है तो आप समझो वहां से आप देख नहीं पाते, मतलब कंप्लीट विजन लॉस भी हो सकता है। जी हाँ, मायोपिक मैकुलोपैथी, काले धब्बे आ जाते हैं पर्दे पे, ओके, ग्लोकोमा, कैटरेक्ट जैसी चीजें अर्ली डेवलप होना, इस तरह के चेंजेस हैं जो मेन टास्क है। चश्मा तो चलो 18 के बाद भी लग रहा है, अगर आपका कंट्रोल होके कम पावर का लगा चलते रहेगी चीज़ें। आपने कॉस्मेटिक बेनिफिट के लिए लेंस लगा लिया, लेजर करा लिया, ये पर्सनल चॉइस होती है सबकी, बट जो पावर ज़्यादा इंक्रीज हो गया जिसको हमने कंट्रोल नहीं किया, वो इन फ्यूचर जाके और ज़्यादा जब प्रॉब्लम दे सकती है आपकी मैच्योर एज आ जाती है, जब आप 40-50 में चले जाते हैं, आगे भी उसके बाद जब तक हम हैं जीते हैं, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जो आपको टोटली ब्लाइंड भी कर सकती हैं, और जो वक्त के साथ आनी चाहिए एज रिलेटेड हैं वो उससे पहले भी आएंगी। फिर आपको उनके ट्रीटमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा परेशान होना पड़ेगा, और कई बार तो ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है आप कुछ करके भी आप सोल्यूशन नहीं कर सकते। जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि कैटरेक्ट जैसी प्रॉब्लम्स जो पहले कभी 50, 60, 70 में आती थी, वो आजकल 30 की एज में भी मैं बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ कि कैटरेक्ट डिटेक्ट हो गया या ऐसा कुछ हो गया। तो उसके पीछे भी मायोपिया एक रीजन हो सकता है कि डिटेक्ट नहीं हुआ, डायग्नोस नहीं हुआ। मायोपिया उसमें बड़ा रोल तो नहीं, पर रोल निभाता है, उसका पार्ट है। उसके अलावा जो दूसरा कारण अभी हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, जो ये शर्म या कहना बोलना चश्मा लगाने के ऊपर, सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि जो सनलाइट है, ओवर हीटेड हाई यूवी सनलाइट भी हमारे को कैटरेक्ट डेवलप करने में सपोर्ट करती है। मतलब सनलाइट आपकी आंखों को बचा भी सकती है, लेकिन अगर वो समय कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो आपको वो हार्म भी करती है। हमारा देश सबसे ज्यादा कैटरेक्ट वाला देश है, क्योंकि हम यहाँ धूप के चश्मे नहीं लगाते, शर्म आती है धूप के चश्मे लगाने में, तो वो भी उसका एक कारण है। कैसे शर्म आती, बल्कि फैशन का पार्ट है, तो फैशन का पार्ट है। पहले पिछली जनरेशन में ये चीज रही है, इस वजह से आज हम देख रहे हैं कि 40 में 50 में कैटरेक्ट आ रहा है। तो ये चीज तो मतलब सुबह शाम की धूप जरूरी अच्छी है, लेकिन जो बीच की धूप है उससे आपको अपनी आंखों को बचाना भी जरूरी है। आंखों को बचाना है, ओवरऑल बॉडी के लिए भी वो जो हार्मफुल है उससे बचना भी जरूरी है। जैसे इस पे मैं जो लास्ट पॉडकास्ट मैंने मैम के साथ करा था, उनका ये कहना था कि जैसे अगर हम धूप के चश्मे लगाते भी हैं तो लोग क्या करते हैं कि वो फैशन
ही रहता है उनके उसमें, वो ये नहीं सोचते कि आंखें हम बचा रहे हैं, तो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। ऐसे कोई भी काला चश्मा होना चाहिए, दैट्स इट, वो लगा लिया, तो उससे भी इफेक्ट पड़ता है। हाँ, मैं पड़ता कोई भी है। काला चश्मा लगा कोई भी काला चश्मा सनलाइट की रोशनी को कंट्रोल कर सकता है, बट उसके यूवी को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्वालिटी लेंसेज अल्ट्रावायलेट हार्मफुल लाइट जो है, जो हमारी आंख में जाके नुकसान कर रही हैं, उसको रोकते हैं। और लोकल क्वालिटी, तभी मतलब थोड़ा सा हमें क्वालिटी का भी ध्यान देना क्वालिटी बहुत जरूरी है। अच्छी तो क्या क्वालिटी क्या देखना चाहिए अगर हम ऐसे धूप के लिए चश्मा लेने जा रहे धूप के लिए लेने जा रहे हैं, या आप नजर वाला भी धूप का बनवाते हैं हैं? तो भी, या नजर का भी बनवाते हैं तो भी, उसमें सफेद लेंसेज में भी ऐसा होता है। कोई भी आप चश्मा यूज कर रहे हैं तो आप उसमें फोकस करें कि आपके लेंसेज अच्छी क्वालिटी के, अच्छे ब्रांड के होने चाहिए। कोई भी लोकल लेंस नहीं होना चाहिए। कोई भी लोकल लेंस आपकी आंख को प्रोटेक्शन नहीं देता। आपकी आई प्रोटेक्शन के लिए अच्छी क्वालिटी की जो कंपनीज लेंस बनाती हैं, उनका पूरा रिसर्च होता है, उसके ऊपर पूरी स्टडीज होती हैं, पूरा स्टडी करके एक प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं, ताकि ह्यूमन आई के लिए वो किस तरह से, किस किस तरह की वेवलेंथ, किस किस तरह की लाइट्स को सेव करने में काम करेगा। तो सबसे बड़ा रिक्वेस्ट तो यही है कि आप लोकल लेंसेज की जगह अच्छे ब्रांड के अच्छे लेंसेज यूज करने चाहिए, ताकि आपकी आईज यूवी से बचे। क्लियर, खरीदने जाएं तो ये जरूर ये ध्यान रखें कि लेंस अच्छी क्वालिटी का, आपको प्रोटेक्ट करने वाला लेंस होना चाहिए। Exactly. ओके। जो बच्चों में मायोपिया होता है, उससे उसके सिम्टम्स में क्या हेडेक भी होता है? ये माइग्रेन हो या फिर नॉर्मल हेडेक हो, ये भी इसके अंदर आता है कि आंखें बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो हेडेक की प्रॉब्लम? माइग्रेन से तो मैं इसको नहीं कनेक्ट करूंगा। हेडेक हो जाता है बिकॉज जब बच्चा कुछ भी देख रहा है और उसको नहीं दिख रहा, वो ओवर स्क्वीज कर रहा है, स्क्विंटिंग कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। कहीं भी जब हम ओवर प्रेशर डालेंगे, आइज डायरेक्ट ऑर्गन है जो ब्रेन से कनेक्टेड है, तो ओवर प्रेशर, वो प्रेशर क्रिएट करता है जो हेडेक क्रिएट करता है। तो हेडेक भी एक सिम्टम हो सकता है अगर फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो। हेडेक एक सिम्टम है। स्कूल से आया, आंखों को रब कर रहा है, इरिटेशन फील कर रहा है, थका हुआ फील कर रहा है, सिर में भारीपन, सिर दर्द, इसका पार्ट होता है। सो अगर कि एक जनरल एडवाइस अगर आपको पेरेंट्स को देनी हो, ओवरऑल मायोपिया ही नहीं, ओवरऑल बच्चों की हेल्थ के लिए, तो क्या देना चाहेंगे आप, क्या बोलेंगे? जनरल एडवाइस में सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है मेरा कि आप अपने पेरेंट्स के लिए विंडोज़ का साइज़ बड़ा करें। दोपहर की धूप में हम बाहर नहीं भेज सकते, नुकसान करती है, बट खिड़कियों को हम ओपन कर सकते हैं कि घर में नेचुरल लाइट आए। स्कूल्स की विंडोज़ बड़ी होनी चाहिए कि मैक्सिमम स्कूल्स, क्लासरूम में, घर के रूम्स में मैक्सिमम नेचुरल लाइट आए। बच्चों को 2 से 3 घंटे बाहर खेलने का टाइम दें, सुबह शाम। कंटिन्यू एक बार बिठा दिया तो बैठा ना रहे। 20-20-20 को फॉलो करें। 40-45 मिनट्स के बाद 1-2 मिनट का ब्रेक दे दें। 2 आवर्स के बाद 10 मिनट, आधा घंटा एक ब्रेक दें। पढ़ाई का प्रेशर है, कंपटीशन है, पर उसको ऐसा प्रेशर ना बनाएं कि वो बच्चे की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट करे। थोड़ा सा रिलैक्स रखें। पढ़ाई के बीच में गैप देने से अकोमोडेशन ब्रेक होगा, बाहर जाने से इन्फिनिटी फोकस मिलेगा। ये चीज़ें फिजिकल हेल्थ में बहुत मैटर करती हैं, नेचुरल ग्रोथ में मैटर करती हैं, और बच्चे के किसी भी तरह के होने वाले डिसऑर्डर से बचाती हैं। स्लीप बच्चों का पूरा होना चाहिए मैक्सिमम। आप ये मान के चलिए कि स्लीप पे भी बात करना चाहूँगी मैं कि मायोपिया है या मायोपिया नहीं है, तो स्लीप का क्या रोल है, और क्या मतलब एक आइडियल विंडो होनी चाहिए स्लीप के बच्चों के लिए? कंप्लीट स्लीप बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सोते हुए नेचुरल रिपेयर होता है, रिलैक्स और एक्चुअल ग्रोथ होती है। बच्चों का आप ये मानिए 6 से 12-13 साल की जो एज वाला ग्रुप है, उसमें 9 से 11 घंटे का स्लीप बच्चों के लिए माना जाता है कि अच्छा स्लीप होता है। और आप 12 से 18 पे आ जाएंगे तो वो 8 से 10 घंटे कम से कम इतना स्लीप अगर बच्चा लेता है तो उसका ग्रोथ, उसके डिसऑर्डर कंट्रोल, इंटरनल हीलिंग, फिजिकल, मेंटल सब इतनी अच्छी होती है कि वो उससे ज़्यादा परफॉर्म कर पाएगा जितनी देर वो एक्स्ट्रा जाग के कुछ परफॉर्म करेगा। तो सोना, तो ये जो विंडो है 9 से 10 घंटे की या 8 से 9 घंटे की, इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको आके दोपहर में नैप लेने की आदत होती है, हाँ, डिवाइड वो भी है कि रात का ही स्लीप काम करती है। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कंटिन्यू इतना सो पाए बच्चा, वो तो सबसे बेस्ट होता है।
तो मतलब वो बेसिकली रात वाली स्लीप ही अदरवाइज ज्यादा उसको important पार्ट्स में हम एक कॉम्प्रोमाइज डिवाइडेशन है कि चलो वो कमी रहेगी तो वहाँ पूरी हो जाएगी, पर अगर कंटिन्यू इतनी स्लीप बच्चा लेता है तो उसकी ग्रोथ सबसे बेस्ट ग्रोथ होती है। तो रिकमेंडेड यही है कि जी, रात को टाइम से सुला दें। जल्दी सुलाएं, हाँ, सुबह तो टाइम से सुबह उठाएं टाइम और से उसका उठाएं। स्लीपिंग आवर्स पूरे होने का शेड्यूल सेट करें। क्योंकि आजकल मतलब बच्चों के लिए भी 11 बजे 12 बजे सोना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। तो वो गलत है। तो वो गलत है कि अगर 11-12 बजे सो के बच्चा सुबह स्कूल जाना है तो ऑब्वियसली 6 बजे तो उठेगा ही, तो वो कहाँ से कंप्लीट हुआ उसका स्लीप साइकिल। सो ये तो स्लीप की बात हो गई जी। और क्या क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे और क्या इसके अलावा? बेसिकली रेगुलर आई चेकअप कराएं, बच्चे को प्रॉब्लम है तो भी, नहीं है तो भी आई चेकअप रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि जिस समय प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको लेट पकड़ेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अर्ली एज क्या होनी चाहिए कि मतलब बच्चा कितना छोटा हो कि तब उसका आई चेकअप स्टार्ट करा दिया जाए? 4-5 में आप करा सकते हैं, 4-5 से स्टार्ट करा हाँ, देना। 6 से तो ट्रीटमेंट लाइन भी शुरू हो जाती है। एक रेगुलर चेकअप 4-5 में भी एक बच्चा करवा लेता है, सपोर्ट कर देता है। उससे पहले बच्चा सपोर्ट नहीं करता तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं उसके लिए। जितना बर्डन आजकल बच्चों पे हम डाल रहे हैं, इस बर्डन को थोड़ा सा रिलैक्स करके हैप्पी ग्रोथ बर्डन इन केस ऑफ पढ़ाई के लिए प्रेशर एंड एजुकेशन और कंपटीशन का एक भेड़चाल हो गई है। वो सब ऐसा कर रहा है, वो सब ऐसा कर रहा है। थोड़ा स्किल्स पे और बच्चे की चॉइस ऑफ स्टडीज या चॉइस ऑफ गेम्स पे फोकस करना चाहिए। हमारे देश में थोड़ा ऐसा है, बाहर तो वैसा ही चल रहा है कि बच्चे के स्किल्स के साथ डेवलपमेंट होती है, सब्जेक्ट वाइज कस्टमाइज वो चीज कि बच्चे को के अंदर क्या स्किल है वो देखा जाए, ना कि ये देखा जाए कि वही पड़ोस पड़ोस वाले अंकल का बेटा क्या कर रहा है या उन आंटी का बेटा क्या कर रहा है, वो ना करके बच्चे के कस्टमाइज स्किल्स पर हमें काम थोड़ा सा बच्चा जो चाहता है उसको उस चीज का भी एक एड ऑन टाइम देना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी चीजों को अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना सीखे, और उस तरह से जो सीखेगा बच्चा लाइफ टाइम उसको सपोर्ट मिलेगी। हेल्दी डाइट पे फोकस करना चाहिए। बाहर का मैंने आपको बोला, आउटडोर जरूरी है। विंडोज हमें बिग करनी चाहिए, घर की भी, स्कूल्स की भी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम फोकस कर दें। की भी विंडो खोलनी चाहिए थोड़ी। सबसे जरूरी, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था, घर में हैप्पी एटमॉस्फेयर बनाना बहुत जरूरी है। कि घर में अगर हम बच्चों के सामने वो रिलैक्स माहौल बना के रखते हैं, हम खुद भी गैजेट से दूर रहते हैं, फोन वगैरह यूज कर रहे हैं, बच्चा देखेगा वही करेगा। हम बच्चों के साथ खेलेंगे तो हम बच्चों के बारे में जानेंगे, बच्चों की चॉइसेस के बारे में जानेंगे, अपने एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर करेंगे। इसलिए शायद पुराने जमाने में जो जॉइंट फैमिलीज होती थी, वो भी उसके पीछे भी एक रीजन है, बच्चों की अच्छी ग्रोथ का रीजन था। आज की जनरेशन पिछली जनरेशन से फिजिकली और मेंटली वीक होती जा रही है। चाहे कितना ही चीजें एडवांस हो रही हैं, डेवलप कर रहे हैं, एआई पे शिफ्ट कर रहे हैं, पर हम जो नेचुरल स्ट्रेंथफुल ग्रोथ से दूर होते जा रहे हैं। तो उसके लिए एक फैमिली सपोर्ट जरूरी है, पेरेंट्स और बच्चों का कनेक्शन जरूरी है। बच्चे पेरेंट्स से दूर होते जा रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे। बच्चों को गैजेट्स मिल गए या अपना मिल गया तो वो दूर होते जा रहे हैं। पेरेंट्स और बच्चों के बीच का कनेक्शन डेवलप करने के लिए, हैप्पी फैमिली एटमॉस्फेयर डेवलप करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों पे ध्यान दें, ताकि बच्चा मेंटली फिजिकली हेल्दी ग्रो करे और अपने फ्यूचर को इस तरह से डिसाइड कर पाए कि जो उसके लिए बेस्ट है, अपनी लाइफ का सेटिस्फाइड अचीवमेंट ऑफ लाइफ वो ले पाए, कि खुशी हो उसको वो करने में, ना कि किसी बर्डन और प्रेशर के साथ भेड़ बकरियों की तरह जीवन को समाप्त कर दिया जाए। बिल्कुल। तो अगर किसी को मायोपिया से रिलेटेड काउंसलिंग की या कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? हमने अभी नेक्स्ट जेन नेत्रनीतिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वेबसाइट आ गई है, सोशल मीडिया पे भी हम अवेलेबल हैं। उस चीज को मेंटेन करने के लिए साथ में हमने अभी स्पेक्स मेकर नेक्स्ट जेन प्राइवेट लिमिटेड शुरू कर दिया है। ये एक रिटेल चेन स्टोर्स है जहाँ पे आपका आई क्लिनिक प्लस एक ऑप्टिकल स्टोर रहेगा। आपका बच्चे का आई चेकअप, उसके बाद उसकी चॉइसेस ऑफ स्पेक्टिकल्स, फ्रेम्स एंड प्रॉपर ये गाइडलाइन। मेरी पूरी टीम में सब ऑप्टोमेट्रिस्ट ही हैं जो पेरेंट्स को ये समझाएंगे कि इसको किस तरह से हम लाइफस्टाइल को मैनेज करें, किस तरह से ये लेंसेज काम करेंगे। ये आई टेस्टिंग का चैनल सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। लेंसेज में भी हम बेटर देन मार्केट एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज वी आर फोकस्ड ऑन फ्यूचर ऑफ किड्स। तो वो भी हमारा टारगेट है। रेगुलर फॉलोअप्स होते रहें
तो ये सारी डिटेल्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जी। तो जिस सिटी में अगर आपका कोई स्टोर है तो वहाँ तो लोग वॉक इन करके जा सकते हैं। अभी हमने नोएडा अगर से ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? अभी ऑनलाइन ई कॉमर्स पे हम नहीं जा रहे, बिकॉज ये चीज़ है कि टेस्ट फॉर कंसल्टेशन ओनली। कंसल्टेशन, हाँ अभी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर रहे हैं कि एक ऐसा चैनल आ जाएगा कि कुछ भी गाइडेंस चाहिए होती है तो हम अवेलेबल रहेंगे। और स्टोर्स अभी हमारे नोएडा हमने शुरू कर दिया है स्पेक्स मेकर के नाम से, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, पीकेएस टाउन सेंट्रल में। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल हम अभी हरियाणा में भिवानी और रोहतक में दिल्ली ऑप्टिक्स के नाम से ऑलरेडी कर रहे हैं कई सालों से पहले, तो वहाँ पे भी ये सर्विसेज अवेलेबल हैं, स्पेशली मायोपिया मैनेजमेंट को लेके। और आगे अब कोशिश है कि हर जगह हम आपकी रीच में पहुँच पाएँ और मैक्सिमम बच्चों का फ्यूचर सेव कर पाएँ। तब तक अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो एक नंबर हम जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि कोई पूछना चाहता है, कोई स्कूल में इस तरह का कैंप लगाना चाहता है नेत्र नीति का, तो वो आपको आपसे कनेक्ट कर सके। कनेक्ट दे देते जी। तो आई होप कि ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे व्यूअर्स के कवर हुए हों। इस पॉडकास्ट से पहले हमने कुछ क्वेश्चंस इनवाइट भी किए थे, वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। और इन केस अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा और आता है तो होपफुली आपके साथ फिर जुड़ेंगे। हो सकता है मायोपिया के अलावा कुछ कोई और प्रॉब्लम हो जिस पे डिस्कस कर सकेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा फर्ज है इस सोसाइटी को कुछ अपनी तरफ से जो अच्छा दे सके हम अच्छा दें। बिल्कुल बिल्कुल। और आई केयर तो हमारा मतलब बहुत जरूरी है। आज के टाइम में जो डिजिटल एरा आ गया है उसमें आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी। थैंक यू सो मच शैलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम निकाल के इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने। थैंक यू वेरी मच।